अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और हम जो आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर एहतियात बता रहे होते हैं, एक तो इस मौसम से बचने के हवाले से, दूसरा ये फॉग और स्मॉग से भी बचने के हवाले से, उसके ऊपर भी ज़रूर अमल दरामद करते होंगे। मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर हमारी बातों को उसके ऊपर गौर भी करते होंगे। और जहाँ पर आपको लगता है कि इन चीज़ों को मॉडिफाई करके या अपनी ज़िंदगी में शामिल अगर कर लिया जाए तो बेहतर होगा, तो आप उस चीज़ को ज़रूर जो है ना वो वैल्यू देते होंगे। खैर, आज कुछ हुकूमत के हवाले से हम बात करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर एक आपको पता है सेगमेंट होता है हमारा, जिसमें हम सिटी लेवल की स्टोरीज़ हैं, जो केसेस या कुछ भी ऐसा चल रहा होता है, उसको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आजकल हुकूमत जो है ना बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर चीज़ के ऊपर उसकी नज़र है। और अभी मैं कल ही स्टोरी पढ़ी थी कि जनाब जितने भी नादहिंदा लोग हैं जिन्होंने ई चालान अपने जमा नहीं करवाए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ना शिकंजा तंग किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जिनके भी चालान हो जाते हैं। और मेरे घर में भी बहुत से लोग हैं जिनके गाड़ियों के चालान हुए हुए हैं, बाइक के चालान हुए हुए हैं, ख़ासतौर पर गाड़ियों के चालान हुए हुए हैं। वो कहते हैं अच्छा आज करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, और ऐसे कराते कराते कितने ज़्यादा चालान पेंडिंग हो जाते हैं आप लोगों के। तो अब हुकूमत ने ये कहा है कि चूँकि ई चालान बढ़ते जा रहे हैं और लेकिन जो लोग हैं वो पैसे जमा नहीं करा रहे हैं, वो रकम जमा नहीं करा रहे हैं, ख़जाने पर बोझ पड़ रहा है। तो इसलिए अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी लोग हैं जो नादहिंदा हैं, जिन्होंने अभी तक चालान जमा नहीं कराए हैं और उनके पेंडिंग हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं। जितने भी मालिकान हैं वो जो नादहिंदा गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़हरिस्तें तैयार की जा रही है। सेफ सिटीज़ कैमरा के थ्रू देखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी है जिसका अभी भी चालान जो है वो नहीं पे हुआ हुआ, तो उनकी पूरी एक लिस्टें तैयार की जाएंगी उन मालिकान की जिनकी गाड़ियाँ होंगी। और फिर बताया ये जा रहा है कि फिर पुलिस जो है ना उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी और फिर उन मालिकान को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारियां भी होंगी। तो इसलिए अवाम को हम यही कहते हैं कि जनाब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप उनके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि इन चीज़ों से, इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से बचा जा सके। तो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो आज ही चेक करें, ऑनलाइन चेक हो जाता है कि आपका जो कितने चालान्स हैं जो आपने नहीं भरे हुए अभी, तो उनको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करें ताकि इस परेशानी से बाहर निकला जा सके। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, मज़ीद सर्दियों के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्दियों का मौसम आता है ना तो हलवा जात की खुशबू हर घर में फैल जाती है। गाजर का हलवा बन रहा होता है, पेठे का हलवा, सूजी का हो या फिर मूंग दाल का हो। ये रिवायती मिठाइयाँ ना सिर्फ जायके में लाजवाब होती हैं बल्कि हमारे जिस्म को तवानाई भी फराहम करती हैं। अब सर्द मौसम में चूँकि जिस्म को इजाफ़ी हरारत की ज़रूरत होती है, जो घी से, दूध से, खुश्क मेवा जात से बने हलवा जात पूरे करते हैं। अब यही वजह है कि सर्दियों में इनका इस्तेमाल आम हो जाता है। मगर यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख भी है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हलवा जात खाएँ तो वज़न बढ़ेगा आपका, शुगर का लेवल में इजाफ़ा होगा, दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि एतदाल ही सेहत की कुंजी है। और अगर हलवा जात महदूद मिक़दार में अगर आप खा रहे हैं, लिमिटेड बैलेंस रहकर खा रहे हैं, तो ये फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसान से भी आपको बचा सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हलवा जात हमने खाने हैं, मौसम की मुनासबत से, मौसम की सौगात है, तो इनका फ़ायदा किस तरह हम ले सकते हैं और कम से कम नुकसान उससे किस तरह बच सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए समन इश्तियाक ने हमें ज्वाइन किया है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, उनसे बात करते हैं। समन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समन आप खाती हैं हलवा जात? मैं खाती हूँ, बड़े शौक से खाती हूँ। अच्छा। गाजर का हलवा जो होता है ना, वो तो सबको आई गेस वो इतना पसंद होता है। हाँ। ऐसे आपका क्या है, आप खाती हैं? मैं भी खाती हूँ, मुझे अंडों का हलवा पसंद है, मुझे गाजर का हलवा भी पसंद है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रह के। ऐसे वजन बढ़ जाता है, एक चम्मच से ज्यादा खाओ ना, मतलब दिल तो कर रहा होता है पूरी पूरी आप प्लेट खा लो या फिर कटोरी खा लो, लेकिन वो नहीं खा सकते। हमारे लिए थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस हैं हम। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने हलवा खाना है तो उसका फ़ायदा
में ज़्यादा पहुंचना चाहिए, ना कि नुकसान। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? हलवा जात वैसे अच्छे हैं अगर खाने के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से देखा जाए तो। अच्छा मुनीबा, ये तो सर्दियों की सौगात है। हाँ, हलवे जैसे विंटर्स आती हैं, हमें ये होता है कि हलवे डिफरेंट घरों में बनना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। हाँ। गाजर का हलवा है, पेठे का हलवा है, सूजी का हलवा है, दाल मूंग का हलवा है। और ये देखा जाए तो ये बहुत हेल्दी है, लेकिन अनटिल अनलेस के उसमें हम देसी घी या दूसरे डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसके अलावा चीनी में भन रहा होता है। सो हमेशा कहा जाता है, एज अ डाइटिशियन मैं हमेशा कहती हूँ कि हलवा खाएं ज़रूर, लेकिन आप उसको ये जो मेवे होते हैं, खजूरें होती हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं आपकी शुगर के, उनको आप उसमें ऐड करके मीठा कर सकते हैं। अच्छा। किशमिश है और इवन नट्स ऐड करें, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी, कि किस ऑयल में आप बना रहे हैं, कितना ऑयल उसमें डाला हुआ है, या वाइट शुगर का ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके अलावा जब बन जाते हैं तो हमारे घर में एक कल्चर है, विंटर्स में रात को बिस्तर में बैठ जाओ और जब तक सो नहीं रहे हैं तो आप हलवे खाते रहते हैं, या आप नट्स और ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं। हाँ। तो वो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली होता है कि वो आपको वेट पुट ऑन करता है। अच्छा। वो आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम करता है। सो आप हर चीज़ खा सकते हैं, इवन हलवा भी खा सकते हैं। हाँ। अगर आपने वेट कम करना है उसमें भी आप हलवा खा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप एक क्वांटिटी में 1 to 2 टेबलस्पून मीठा ही करना है ना, आपने थोड़ा सा खुद को सेटिस्फाई करना है, सो आप खा सकते हैं, कोई अच्छा खा सकते हैं, लेकिन वो भी कि आपने देखना है कि भाई इसका फ़ायदा हमें पहुंचे, ना कि नुकसान पहुंचे। अच्छा चले, अब देखिए हलवे बनने हैं तो उसमें ऑयल तो जाना है या देसी घी जाना है। मीठे के लिए चले हम लोग चीनी नहीं डालते हैं, हम कोई और जो जैसे आपने कहा खजूरों का इस्तेमाल कर लिया, नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो कर लिया, लेकिन घी तो जाना है ना। घी के बगैर वो हलवा जात बनता ही नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करें? वो चाहे गाजर का हलवा हो जाए, पेठे का हलवा हो जाए, मूंग दाल का हलवा हो जाए, सूजी का हलवा हो जाए, ये एक एसेंशियल चीज़ है जो उसके अंदर एलिमेंट जाना ही है। तो इसका कोई ऑल्टरनेट है कि नहीं है? ऐसा है कि घी का ऑल्टरनेट तो है नहीं। हाँ। लेकिन ये है कि आप जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं जैसे कैनोला, ऑलिव, या देसी घी, क्योंकि हमारा ही ना एक होता है कि हम जब तक देसी घी का इस्तेमाल ना कर लें हलवों में तो हमें लगता है हलवा सही नहीं बना। हाँ। सो वो देसी घी आप इस्तेमाल करें, बल्कि वो आपके दूसरे कुकिंग ऑयल से बेहतर है कि आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें। आप उसके अंदर नट्स ऐड करें। इवन मुनीबा, ये जो गाजर का हलवा होता है, गाजर में वैसे भी विटामिन ए पाया जाता है, जो आपकी बनाई के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। दाल का हलवा जो है वो आप ले सकते हैं, ये सारे न्यूट्रिशन डेंस हैं, ये आपके लिए सेहत बख्श ग़िज़ा है। अच्छा। बट जब आप इसको हलवों की प्लेटें ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। अदरवाइज़ आप पूरे दिन में 1 से 2 या फिर हार्डली 3 से 4 टेबलस्पून जो होते हैं खाने के, चाय के चम्मच, अच्छा, आप वो ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं लेना। ये कर लें कि हर खाने के बाद, चाहे आपको एक होता है मीठे की क्रेविंग हो रही है, सो वो हम अक्सर मिठाइयाँ, जलेबियाँ ये विंटर्स में खाना शुरू कर देते हैं। सो आप हलवा, अगर सूजी का हलवा है, दाल का हलवा है, गाजर का है, वो आपके लिए सेहत बख्श है, आपके लिए मुफीद है। हाँ, ये भी थोड़ा सा बता दें, बिकॉज जैसे ही विंटर्स आते हैं ना तो शुगर की क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, मीठे की क्रेविंग। ये इसके पीछे क्या साइंस है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है, मेरे साथ ये आज 2-3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा मुझे शुगर, मीठा खाने का दिल कर रहा होता है, और फिर वो हाथ नहीं रुकता, आपको इतनी इंटेंस क्रेविंग हो रही होती है। तो क्या शुगर का क्रेविंग का, शुगर क्रेविंग का और ये विंटर का क्या लिंक है? अच्छा मुनीबा, अगर देखा जाए तो वैसे इसका ऐसा साइंस में तो कोई नहीं है, लेकिन क्या ये खास तौर पर इस दिनों में बहुत ज्यादा हो रही है। और आप ये देखेंगे कि हमारे पास विंटर्स के बाद जो पेशेंट्स हैं वो वेट पुट ऑन करके ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, वो शायद एनवायरनमेंट भी ऐसा हुआ होता है कि कुछ नहीं मिल रहा तो बस खाना है, और वो इतनी भूख लग रही होती है, मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, या फिर ऐसा वो एक होता है कि कुछ फारिग भी बैठे हुए ना, तो हमने नीम गर्म पानी नहीं पीना, हम पानी पीना भूल जाते हैं विंटर्स में। हम कोई वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं या जूसेस का इस्तेमाल, हमें बस होता है कि खाना और मीठा ही खाना है। लेकिन साइंस का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एक क्रेविंग हो रही होती है कि समटाइम ये होता है कि आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही होती है। अच्छा। तो आपको एक मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो आपको, आप जब तक मीठा खाते नहीं है तो क्रेविंग फुलफिल नहीं होती। सो ये है कि आप खा सकते हैं, ये हलवे भी खा सकते हैं, विंटर्स को एंजॉय करें, क्योंकि सर्दियाँ तो इसके बगैर मुझे लगता है इनकम्प्लीट है जब तक आप ये हलवे खाते नहीं हैं। गाजर का हलवा हो गया, इवन गजरेला और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं,
तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि गाजर हमें विटामिन ए जो है ना वो दे रही होती है, अब जैसे पेठे का हलवा, दाल का हलवा या फिर इस तरह बाकी जो हलवे बन रहे होते हैं उनमें किस तरह के विटामिन मौजूद होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं? मतलब गाजर से तो हमें विटामिन ए मिल गया है, वो गजरेला खा ले या फिर गाजर का हलवा खा ले, बाकी जो हलवा जाते हैं उनमें से किस तरह के बनते हैं? मुनीबा, अगर दाल का देखा जाए ना तो ये इसमें प्रोटीन है बेसिकली दाल के हलवे में, और इवन फाइबर भी मिल जाता है। उसके अलावा जो है डिफरेंट जो हलवे हैं उनमें हर एक में न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सूजी का हलवा या फिर ऑयल या घी डाल रहे हैं, उसमें आप बादाम भी डाल रहे हैं, नट्स भी डाल रहे हैं, आपको हेल्दी फैट्स दे रहे होते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी आपको एक प्रॉपर फाइबर, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें देती हैं। विटामिन सी, आपके गाजर में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। ये जितने विंटर्स के फ्रूट्स हैं, जिसमें आपका ये बीट रूट आ गया, गाजर होगी, ऑरेंजेस हो गए, ये सारे आपकी इम्यूनिटी के लिए इतने अच्छे हैं। ये जो हमें जैसी विंटर्स आती हैं, फ्लू, कफ, चेस्ट इन्फेक्शन, इसका हम सब शिकार हो जाते होते हैं। आई गेस आपको भी फ्लू हुआ है। सो ये सारे जैसे, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट भी ऐसा है पोल्यूशन वाला कि स्मोक, फोग, ये सब कुछ है। सो ये सारे वो विटामिन सी रिचेस्ट हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। सो आप ये सब चीज़ों का, ये हलवों का, ये विंटर्स के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन हलवा जात का जो उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है? मतलब एक नॉर्मल पर्सन तो खा सकता है 1 to 2 टेबल स्पून, बिल्कुल डेली खा सकता है कि नहीं? अच्छा, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो आप हलवा खाएं, हाफ कप जो आपकी छोटी सी कटोरी होती है वो खाएं। लेकिन अगर आपको लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल वो डिस्टर्ब है, आपको हार्ट का इशू है, दिल के मरीज़ हैं आप, या आप शुगर के, डायबिटीज़ के हैं, इसके अलावा फैटी लिवर, आपका जो LFT है, जिगर का मसला है, जिसमें हम चिकनाई वाली चीज़ें और ज़्यादा शुगरी चीज़ें जो है वो अवॉइड करते हैं। ठीक है। सो अगर आपको शुगर का मसला है तो आपने 1 to 2 टेबल स्पून से ज़्यादा एक्सीड पे नहीं जाना। उसको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना, और डेली भी नहीं खाना, कि ये ना हो कि 1 to 2 टेबल स्पून डेली आप खा रहे हैं। ऑफ एंड ऑन आप ले सकते हैं, और वो आपने 1 से 2 टेबल स्पून आप ले लें। मिठाइयों के डब्बों से बेहतर है, पैकेज चीज़ों से बेहतर है कि आप सूजी का हलवा, दाल का हलवा या गाजर का हलवा ले लें। सही है। इसके अलावा जो है, जो लिपिड प्रोफाइल, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, या उनको हार्ट का कोई इशू है, दिल के मरीज़ हैं, वो ये चिकनाई वाली चीज़ों से, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें घी के बगैर तो ये बनता ही नहीं है। सो हम दिल के मरीज़ों को हम ये अवॉइड करते हैं कि उन्होंने ये चिकनाई वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना है। मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इससे बिल्कुल ही परहेज़ करें। बिल्कुल ऐसे वो मतलब 1 से 2 टेबल स्पून भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना वो फैट कंटेंट होता है, सो वो भी नहीं ले सकते, वो नहीं खा सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्योंकि शादियाँ भी हैं, वहाँ पे भी आपको पता है कि हलवा जात होते हैं एज अ स्वीट डिश, तो वहाँ पे भी लोग खा रहे होते हैं। तो एहतियात के साथ खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, थोड़ा बहुत खाएं। ऑब्वियसली आपके टेस्ट बर्ड्स भी तो होते हैं ना, आपने उनको भी सेटिस्फाइड करना होता है। 1 to 2 टेबल स्पून आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मुनीबा हम एक्सेस अमाउंट में हर चीज़ खा लेते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जैसे आपने शादी की बात की, तो शादी में एक चीज़ तो हम ले नहीं रहे होते, हलवे के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही हैं, आपका डिफरेंट बुफे भी चल रहे हैं, सो वो प्रॉब्लम करता है। अदरवाइज आप 1 to 2 टेबल स्पून लेना शुरू करेंगे हलवा का, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऐसे लोग, एक तो हेल्दी पर्सन्स की हमने बात की है कि वो हाफ कटोरी भी खा सकते हैं डेली बेसिस पर, बट वो लोग जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, जिन्होंने बेशक वो नॉर्मल हैं लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और वो फिर भी खा रहे हैं, उनको खाना चाहिए फिर? अच्छा मुनीबा, बेसिकली सबसे ज़्यादा आपका डाइट का बहुत रोल होता है। आपकी अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और आप सिर्फ बैठ के आप मतलब आप खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और सिर्फ आप जो है ना रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनके लिए बाद में इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका वेट पुट ऑन होगा और मोटापा होगा, उसके साथ लिंक करती है हार्ट बीमारी। जैसे आप बैठ के खाई जा रहे हैं, आप एक्सेस कैलोरीज में दे रहे हैं, और क्योंकि वो हाफ कप जो है आपको 250 कैलोरीज दे रहा होता है। ओह माय गॉड, 250 कैलोरीज, और ये जो एक चम्मच हम खाते हैं वो आपको हार्डली जो है 30 to 40 कैलोरीज दे रहा होता है। ओह माय गॉड, ये 250 कैलोरी में पूरा मील अच्छा खासा आप खा सकते हैं, सिर्फ वो जो हाफ कटोरी टेस्ट की वजह से ही खा रहे होते हैं। टेस्ट तो बड़ा अच्छा आता है कि जनाब वाह जी वाह, इतनी अच्छी वो बन गई है, हमारी खीर बन गई है या फिर इस तरह के हलवा जात बन गए, लेकिन उनका नुकसान भी ज़्यादा होता है। खाए
थोड़ी मिकदार में खाएं, अपनी अपनी जो सेहत है ना उसका ख्याल ज़रूर रखें। डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच कि आप आई, और इसके ऊपर ख़ास तौर पर हलवा जात के हवाले से, जिनको सर्दियों की सौगात कहा जाता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके ऊपर हमने बात की। डॉक्टर समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू डॉक्टर समन। जनाब, अब कुछ दांतों के हवाले से बात कर लेते हैं। दांतों की सेहत का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वक्त से पहले आपके दांत ख़राब हो जाते हैं तो वो निकलना शुरू हो जाते हैं। निकलना इट मीन्स कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप जैसे जैसे ग्रोइंग एज में होते हैं, आपको तभी ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे इटसेल्फ अपना ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का। अगर बच्चों को उतनी कह लें कि अभी समझ बूझ नहीं है, तो माँ बाप की ज़रूरत है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को बताएं कि उन्होंने बाकी अपनी सेहत के साथ साथ मुंह का ख्याल किस तरह रखना है और ख़ास तौर पर दांतों का ख्याल किस तरह रखना है। और बड़ों का भी ये बहुत बहुत कंसर्निंग पॉइंट होता है कि जनाब हमें बताएं कि हम अपनी कौन कौन सी ऐसी हाइजीन को मेंटेन करें जिसकी वजह से हमारी जो दांतों का प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके। तो आज उन्हीं चीज़ों को हम जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं कि बड़ों में यहाँ पर बच्चों में दांतों की कमज़ोरी की अलामात क्या हो सकती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इलाज क्या हो सकता है, किन डेफिशिएंसीज़ की वजह से हमारे दांत जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सलमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डेंटिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और आपके जितने भी सवालात हैं, जितनी भी क्यूरीज़ हैं ना, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सलमान, बच्चों के हवाले से भी और बड़ों के हवाले से भी, दोनों के हवाले से बताइए कि दांतों में जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है, मतलब यूजुअली हमें तो नहीं उसका आइडिया हो रहा होता, वो तो हम जब डॉक्टर के पास कभी कोई दर्द हो गई, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने, तब हमें पता चलता है जी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। ख़ास तौर पर वीक टीथ का, वो क्या वजह होती है कि हमारे दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, दांत के कमज़ोरी जब आती है, या इसमें ये एक मिथ है बेसिकली। अच्छा। असल में होता है क्या कि जब दांत में कीड़ा लगता है उस वजह से दांत का स्ट्रक्चर डैमेज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों में भी और बड़ों में भी उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन कॉन्जेनेटली तौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से टूथ का स्ट्रक्चर जो है, जिसको एनेमल कहते हैं, उसकी क्वालिटी या क्वान्टिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब एक लिस्ट ऑफ दी डिजीज़ हैं कि जो उनको इफेक्ट करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम हेरिडिटरी या कॉन्जेनाइटल डिजीज़ को अगर हम छोड़ दें, यानी कि जो मौरूज़ी बीमारियां हैं उनको अगर हम एक साइड पे रख दें, तो कीड़ा लगना दांतों का वो एलिमेंट है कि जिसकी वजह से टूथ का स्ट्रक्चर डैमेज होता है। डेफिनेटली वो कमज़ोर होते हैं। दांत का वो पार्ट जो मुंह के अंदर मौजूद होता है, ऑल्दो रूट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटैक्ट होती हैं और ठीक होती हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये डैमेज हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो कैविटी होती है, कीड़ा लगता है, उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ है, इस वजह से कीड़ा लगा है। आपकी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ है, और आपकी जो हैबिट्स हैं, ओरल क्लीनिंग हैबिट्स, उस पे कहीं बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, छोटों में तो, बच्चों में तो हम देखते हैं ना कि चले उनका स्वीट वो ज़्यादा खा रहे होते हैं, शुगरी चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उनको कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, कैविटी के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ों में क्या वजह होती है जिसकी वजह से कैविटी बढ़ रही होती है? बड़ों में भी मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को कैविटी लग जाती है, क्या वजह है उनकी? उन बड़ों में और बच्चों में एग्जैक्टली सेम रीज़न है। ज़्यादा शुगर इंटेक इस्तेमाल करना, डाइट का ख्याल ना रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट बहुत ज़्यादा करना, और ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करना। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ एक ना, मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में मैंने बात डिस्कस की है कि अगर आप डेंटिस्ट के पास अपने फॉलो विजिट्स को रखें ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट हो जाती हैं। आपकी ओरल हेल्थ नहीं, आपकी इंटरनल बॉडी सिचुएशन भी, डेंटिस्ट वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु कैन रिकग्नाइज दिस थिंग कि आपकी बॉडी में ये भी कोई सिम्टम हो सकता है। क्योंकि देखें, आपकी बॉडी में जो भी कोई बीमारी है ना, वो ओरल कैविटी में ज़रूर कहीं ना कहीं अपना फिंगरप्रिंट छोड़ती है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो बच्चे हो या बड़े हो, ओरल हाइजीन दोनों के लिए मेंटेन करना ज़्यादा, मतलब अगर और अगर आप बच्चों को डेफिनेटली तो वो भी ज़्यादा चीनी का वो भी इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं या जो इजीली फर्मेंटेबल शुगर्स हैं, उनका वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ना फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा मरतबा खाना क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती। आप जितनी मरतबा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा दफ़ा जो है वो जो टूथ है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स अपना प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही टूथ अंडर अटैक आएगा।
उसको मेंटेन करना जो है वो एक बड़ा वो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी कहते हैं ना कि आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा है? अच्छा, ये ना बात सिर्फ उस वक्त तक एप्लीकेबल है जिस वक्त टूथ की फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा। बच्चों के दांत बन रहे हों या जो परमानेंट टूथ बड है वो बन रहा हो, उस वक्त कोई भी मिनरल है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो दांत या तो बन जाएगा, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी या उसकी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन वंस टूथ फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप उसके बाद जितना मर्जी कैल्शियम ले लें, जितना मर्जी एलिमेंट ट्रेस एलिमेंट्स आप कर लें, जो भी ईडेबल्स हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि जी दूध पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन दूध से ज़्यादा जो है ना वो दही का इस्तेमाल होना चाहिए। दही में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा उसमें कि टूथ की फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ टूथ, पानी का इस्तेमाल अगर आपका ठीक है, पानी ठीक आता है, उसके अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर टूथ की फॉर्मेशन के वक्त ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो इस एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर टूथ की फॉर्मेशन के टाइम इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ डेफिशिएंट हो गई तो डेफिनेटली वो अपना फुटप्रिंट जो है वो छोड़ेगी, वो फिर लॉन्ग लास्टिंग वो फिर जिंदगी फिर वो चीज़ रहेगी। डेफिशिएंसी आ गई है तो फिर वो हो गई है। वो फिर आप ऐसा नहीं है टूथ की फॉर्मेशन के बाद आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दें तो वो कवर अप हो जाए। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल अप टू दिस डेट। आज की डेट में अगर कोई थ्योरी आ गई हो तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, लेकिन अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ टूथ आप जितना भी मर्जी एलिमेंट्स ले लें, वो माइट बी पॉसिबिलिटी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट करे, जैसे बोन के ऊपर, लेकिन नॉट ऑन द टूथ स्ट्रक्चर। ओके, मतलब हमारा इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ये तो एक बहुत बड़ी मिथ है जिसमें हम भी जी रहे थे कि मतलब अगर आप बड़े भी हो गए हैं तो आप एल्डरली एज में भी आ गए हैं तो अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी का ख्याल रखते हैं तो आपकी जो बोन्स तो अच्छी रहती है, टूथ आपकी भी अच्छे रहते हैं। टूथ फॉर्मेशन, टूथ एक दफा फॉर्म हो गया, बस बन गए, मतलब बचपन में जैसे जैसे वो निकल रहे हैं, उस टाइम आपको जो है वो तब इन चीजों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक दफ़ा टूथ की फॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद एज सच कोई प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं है। ओके, चलें, ये तो आज आपने हमें एक अलग से ही तजस्सुस में डाल दिया है कि अब हमने क्या करना है अगर हमारी फॉर्मेशन अच्छी नहीं हुई है। लेकिन अच्छी हुई होगी, बचपन में हमने बड़ा अच्छा खाया, हमारी दफ़ा तो खालिस चीज़ें होती थी जब हम बचपन में थे, तो और हमारी दफ़ा पेरेंट्स के पास टाइम भी बहुत होता था। आजकल पेरेंटिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और तब ये वाली चीज़ें भी नहीं होती थी ना, ये जो हम लोग रेडी टू ईट खा रहे होते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, डिफरेंट था, सो दैट्स वाई वी अवेयरनेस। हमारे जो बड़े हैं उनकी हाइजीन आप देखें ना, वो इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं करते थे, लेकिन वो जिस टाइप का फूड लेते थे उस फूड की वजह से उनके दांत इतने अच्छे होते थे। एग्जैक्टली, हाँ। और एक और इस चीज़ के हवाले से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। रुबीना है, भकर से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रुबीना साहिबा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए मुनीबा? मैं भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे मसूड़ों में ना बहुत ब्लीडिंग आती है और स्वेलिंग भी होती रहती है, और जो भी खाना जैसे सूजन सी रहती है हर वक्त। ठीक है, 3-4 महीने ठीक होते हैं, दवाई ले लूँ तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, मसूड़ों के हवाले से। ठीक है रुबीना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। मसूड़ों के हवाले से वो बात करिए। स्वेलिंग रहती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी खा लो तो। ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये काफ़ी सारे लोगों का मसला है। देखें, अगर फीमेल्स के अंदर मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इंटरनल बॉडी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। ठीक है, प्रेगनेंसी एक एलिमेंट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मसूड़ों के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, बट कि इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव 90% ऑफ द डिजीजेज इन द बॉडी दे इफेक्ट द गम्स इंस्टेड ऑफ द टूथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर। देखिए, मसूड़ एक सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, कोलेजनस पार्ट है, दांत भी एक कोलेजनस पार्ट है, लेकिन वो हार्ड स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर ऐसे इफेक्ट नहीं होता जैसे कि आपके मसूड़ों के ऊपर इफेक्ट होता है। ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसके अलावा मसूड़ों की ना बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस है, पेरिटोनटाइटिस है, जिसको आप कह लें मांसखोरा की बीमारी भी कहते हैं। तो मसूड़ों से खून आने का अगर तो कोई बॉडी सिचुएशन नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ है। आप ब्रशिंग, हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, आप ब्रशिंग कर ही नहीं रहे, आपको इस तरह का फूड इंटेक कर रहे हो कि जिसकी वजह से मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू गेट एलर्जिक विद एनी काइंड ऑफ अ फूड। तो ऐसी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ अपने हेल्थ के प्रोवाइडर को जाके दिखाएं ताकि वो कॉज को इवैल्यूएट करे, देन शी शुड बी ट्रीटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो इसमें ना कंसल्टेशन एक बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बात में, इस तरह के सवाल को जब तक हम
प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर सकते until and unless we can rule out the cause, particular cause of the disease. कि आपको मसला क्या है, आपकी इस चीज़ के पीछे रूट कॉज क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है मसूड़ों से, फिर वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है या फिर वो जो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो एक दफ़ा जाके एक डेंटिस्ट को चेक करा लें, रूल आउट करा लें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर सही है। ऐसे अगर आप खुद से भी मेडिसिन खाते रहेंगी वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए, ये बहुत डेंजरस है। देखिए, हम सेल्फ मेडिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब मैं तो चले एक डेंटिस्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या मैंने किसी को इवैल्यूएट, मैं उसको प्रिस्क्राइब कर दिया मैंने, लेकिन अगर कोई हेल्थ के प्रोवाइडर नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा उसने मेडिसिन कौन सी लेनी है और प्रॉब्लम क्या है और कौन सी मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेनी भी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, ये मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो ये वैसे ही डेंजरस है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि मसूड़ों की भी बीमारियाँ हैं, तो इनकी वजह से भी हमारे दांत कमज़ोर होते हैं। देखें, दांत कमज़ोर जैसे कि आप कह रही हैं ना, वो चीज़ इस तरह से नहीं है। देखें, दांत, हड्डी और मसूड़ा ये तीनों एक ही यूनिट हैं, इट्स लाइक अ सिंगल यूनिट, ठीक है। दांत इसलिए हमारे हिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बोन इफेक्ट होती है, उसकी वजह से दांत हिलना शुरू होते हैं। और मसूड़े अगर इफेक्टेड हैं, दैट मीन्स कि उसके अंदर प्लाक और कैलकुलस बहुत ज़्यादा है। इस बात का दूसरा मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया को, उस तरह के बैक्टीरिया को वो हार्बर कर रहे हैं जो कि टूथ के लिए डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से दांत इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, डेफिनेटली। ओके, वो फिर हमें ये लगता है कि वो मसूड़ों की वजह से हमारा दांत जो है वो इफेक्ट हो रहा है। असल मसूड़े अगर आपके हेल्दी हैं तो दैट मींस आपका टूथ बिल्कुल हेल्दी है, ये फॉर श्योर बात है। ओके, तब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं जिनको हमने आज हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जिन वजह से हमारे टीथ या टूथ जो है वो वीक हो रहे होते हैं, मसूड़े वीक हो रहे होते हैं, उन चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं हम सेहत के मुतालिक, और वो भी हमारी ज़हनी सेहत के हवाले से। डोपामाइन जाल से बचने और आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की आदत कम करने के तरीक़ों पर आज हमने बात करनी है, क्योंकि आज के दौर में आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक बहुत लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। मगर इनका हद से अगर इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे दिमाग को एक ऐसे डोपामाइन जाल में फंसा देता है जहाँ वक्ती तो खुशी हमें मिलती है, लेकिन हमारी जो फोकस पैन होता है, हमारा सुकून, हमारा ख़ुद पर काबू, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। लाइक्स, नोटिफिकेशंस, रील्स, ये हमारे दिमाग को बार बार स्क्रीन की तरफ खींच रही होती हैं और यही आदत रफ्ता रफ्ता डिजिटल लत में बदल जाती है। अब इस सूरत हाल में असल मसला मोबाइल नहीं है, बल्कि इसका गैर शऊरी इस्तेमाल है। अब डोपामाइन जाल से बचने और मोबाइल की आदत को आहिस्ता आहिस्ता कम करने के तरीके हमें ये सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी को छोड़े बगैर इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम ज़हनी ग़ुलामी के बजाय एक मुतवाज़न, पुरसुकून और बाइख्तियार ज़िंदगी गुजार सके। तो आज के सेगमेंट में हमने इसी के हवाले से बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर तहमीना यासिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर तहमीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तहमीना, आजकल ये आपको पता है, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग जो है ना, वो मोबाइल फ़ोन पर लगे हुए होते हैं, एडिक्ट हो गए हुए हैं हम मोबाइल फ़ोन के। थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है तो हम चाहते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन पर रील्स देखें, हमने कोई पोस्ट लगाई है तो उस पर कितने लाइक्स आएँ, कितने कमेंट्स आएँ, लोग कितना पसंद करें, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ये डोपामाइन के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये होता क्या है और ये हमारे पूरे जिस्म को किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे सारे फंक्शंस को किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, देखिए, डोपामिन जो है ये एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर हम इसे कहते हैं, और ये हमारे दिमाग के अंदर बनता है, प्रोड्यूस होता है, और ये हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस, हमारी सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये उनके हवाले से ये हेल्प करता है। अच्छा। इसके अलावा बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी यही करते हैं। सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और दूसरे कई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये सब हमारी पूरी बॉडी को, हमारी सोल को, हमारे माइंड को ऑपरेट कर रहे होते हैं।
इनका अप्स एंड डाउन्स, इनके एकदम से बढ़ जाना, एकदम से कम हो जाना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट भी करते हैं और हमें फ़ायदा भी दे रहे होते हैं। डोपामिन जो है ये, इसको हम कहते हैं हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है। यानी कि जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, कुछ हासिल करते हैं या कोई अच्छा फील करने वाला काम होता है हमारा, तो ये बढ़ता है। अच्छा। जब ये बढ़ता है, इसका इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन में, तो ये हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करता है टू डू दैट अगेन। ओके। तो इस तरह से फिर हम बहुत सारे काम जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारी लाइफ के लिए, वो कर पाते हैं। सो मेनली अगर हम देखें तो इसका मकसद ये था कि इसको हम यूज़ करके बड़े बड़े काम जो कि हमें अचीवमेंट फील कराएं, हमें खुशी दें, हम वो करें और उस खुशी को फिर हम दोबारा हासिल मतलब करें। आसान अल्फाज में इसको खुशी का हार्मोन कह सकते हैं आप, कि आपको खुशी प्लेयर जो है ना वो देता है, डोपामिन जो है। सही है। और ये फिर हमें कंट्रोल भी कर रहा होता है, डिफरेंट हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसको सोशल मीडिया के साथ किस तरह लिंक अप किया जाएगा? बिकॉज सोशल मीडिया एडिक्शन भी है, फिर उसके बाद हमें वो खुशी भी मिल रही होती है जब उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसके साथ किस तरह लिंक हो जाता है? अच्छा देखिए, इसमें सोशल मीडिया में मोस्टली अगर हम देखें कि अपलोड करते हैं लाइक्स, डिसलाइक्स और उस पर कमेंट्स वगैरह, उनके हवाले से अगर हम देखें तो जब हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो एंटिसिपेट करते हैं कि अब फीडबैक मिलेगा। जब वो फीडबैक जो है वो हम उसका इंतज़ार करना शुरू करते हैं तो हम हुक्ड हो जाते हैं, यानी कि हम उसके साथ लिंक हो गए। हमारा डोपामीन जो है अब वो इंतज़ार कर रहा है कि अब मुझे कुछ मिले कि मैं बढ़ूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि हमारा डोपामीन बेहतर होगा और उसके लिए वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। जो भी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होगी वो हमारे जहन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो फिर जब वो अनप्रेडिक्टेबल पे एकदम से पता चलता है कि लाइक आ गई, तो वो लाइक एकदम से वो उनको बूस्ट देती है, एकदम से सर्ज आती है डोपामीन में। वो सर्ज जो आती है वो हमारे माइंड को ऑपरेट करती है कि ओके डू दैट अगेन, दोबारा से कोशिश करो या दोबारा से चेक करो कोई और लाइक ना आ गई हो, कोई कमेंट ना आ गया हो। तो इस तरह से वो एक डोपामीन के लूप बनना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि डोपामीन बढ़ रहा है, फिर डोपामीन कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। हमारे अंदर अर्ज होना शुरू हो जाता है, और फिर जिस चीज़ की वजह से डोपामीन बढ़ रहा होता है हम वही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें वही आइडियाज़ या वो चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। फूल रानी है, उन्होंने लाहौर से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरा मैडम से एक क्वेश्चन है जी। वो ये कि देखिए मोबाइल से जितना हो सके ज़रूर बचाना चाहिए बच्चों को, लेकिन आजकल के जो है मॉडर्न ईरा, इसमें मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मिल रही हैं, स्कूल वाले भी एंगेज कर रहे हैं, तो बच्चे सर्च के लिए ज़रूर मोबाइल की तरफ जाते हैं। तो एडिक्टेड तो हो चुके हैं, लेकिन इनको बचाना तो है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आया कि कोई इसका अल्टरनेटिव भी तो होगा, ठीक है, ताकि जदीद जो है चैलेंजेस उसका मुकाबला किया जा सके, उसे मीट कर सके। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फुलरानी, आपने हमें कॉल किया है। बच्चों के वाले से हमने पूछा है कि ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल या सोशल मीडिया का या गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए हार्मफुल है, बट अब स्कूल में भी उन्होंने असाइनमेंट्स करनी होती हैं, कॉलेज जा रहे हैं उधर भी असाइनमेंट्स करनी है, तो स्क्रीन का इस्तेमाल तब भी होता है। तो फिर इसका क्या ऑल्टरनेट किया जा सकता है, यहाँ पर बच्चों को इसकी एडिक्शन से किस तरह बचाया जा सकता है? अच्छा देखिए, इसमें हमने दो चीज़ों को अलग अलग रखना है। एक होता है कि जब आपको काम मिला है और आपने वो स्क्रीन यूज़ करके करना है, और एक है जब आप अपने डोपामीन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी डोपामीन को हाई करने के लिए आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आप कोई एंजॉयमेंट वाला काम कर रहे हैं। जो होमवर्क मिलता है, जो असाइनमेंट्स मिलती हैं, वो आपके डोपामीन को उस तरह अफेक्ट नहीं करती। सही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर सपोज़ के बच्चे जो हैं मोस्टली क्या करते हैं कि वो लैपटॉप खोला, उसमें मुख्तलिफ टैब्स खोल लिए, एक में वो म्यूज़िक लगा हुआ है, एक में ये लगा हुआ है, और वो उसके साथ काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? उसमें मेन चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम स्केजुअल करें कि फ्री टाइम, फ्री ऑफ सोशल मीडिया, यानी हम से कहते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करें, कि हम फ्री टाइम भी बच्चों का प्लान करें।
हम उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्लान करें, वो सारा कुछ तो असाइनमेंट्स तो करनी है, ठीक है। उस वक्त पे वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस वक्त पे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम उसके अलावा बहुत सारे टाइम्स हैं जिनको मैनेज कर सकते हैं। और वो मैनेजमेंट आप सब देखो कि सपोज एक छोटी सी मैनेजमेंट है कि बोर्डम जो है ये डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें हील करता है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ऑब्वियसली अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया का, तो डोपामीन के साथ साथ हमारे और भी तो चेंजेस आ रही होती है ना दिमाग के अंदर, तो वो किस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं? देखिए, एक तो सेरोटोनिन एक और केमिकल है, ये हम कहते हैं कि जब डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे होते हैं उनके, तो सेरोटोनिन जो है लो हो रहा होता है। ठीक है, उसको बेहतर रखने के लिए हमें फिर मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। ये जो डोपामीन का अप्स एंड डाउन्स है, फ्लक्चुएशन है, ये सेरोटोनिन पर भी अफेक्ट करती है। अब सेरोटोनिन जो है ये सेटिस्फेक्शन एंड रिलैक्सेशन का हार्मोन है, यानी ये आपको मुतमईन ज़िंदगी देने का केमिकल है। अब वो मुतमईन ज़िंदगी तब देगा जब वो अपने अच्छे लेवल पे होगा, आप पुरसुकून रहेंगे, आपके अंदर कंटेंटमेंट होगी, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब डोपामीन जो है उस पे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और वो अफेक्ट कर रहा है सेरोटोनिन पर भी, और सेरोटोनिन जो है वो लो हो रहा है बिकॉज हमारे अंदर एंजाइटी आ रही है ना। एंजाइटी किस तरह आ रही है कि ओहो लाइक्स नहीं आए, मैंने तो बड़ी अच्छी अपलोड की थी, ये क्या हो गया, अच्छा ये कमेंट तो बहुत बुरा आ गया, ये तो मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इन लोगों से। तो इस तरह से करके हमारे अंदर एंजाइटी, बेचैनी आना शुरू हो जाती है, फियर्स आना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अब देखें, हमारा सेरोटोनिन लो हो गया बिकॉज एंजाइटी आना शुरू हो गई है। फिर उसके साथ कॉर्टिज़ोल हमारा केमिकल होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। अब ये कॉर्टिज़ोल जो है ये हाई होना शुरू हो जाता है, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी कि अब मैं कुछ और करूं, अब क्या कर लूं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं। तो उसकी वजह से फिर हमारा जब कॉर्टिज़ोल हाई होता है तो फिर हम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते। हमारा जहन, हम कहते हैं कॉर्टिज़ोल अगर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो एट स्टेक आ जाती हैं, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती। तो फिर जब वो उनमें प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब है कि मैं इस वक्त पे कोई भी इंटेलेक्चुअल काम करना है, सपोज़ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ना है, कुछ भी करना है, दे विल नॉट बी फोकस्ड ऑन दैट, उनका फोकस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वो प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देंगे, इसलिए कि उनका जहन डोपामीन के सर्ज की वजह से, उसके अप्स एंड डाउन्स की वजह से इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया कि अब वो जो काम जो उनके फ़ायदे के थे उनमें उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब अक्सर हम सुनते हैं ना बच्चों से कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इस तरह के रूटीन के जो काम है उनमें दिल नहीं लगता। तो ये इसी वजह से नहीं लगता कि वहाँ से डोपामीन जो मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है कि अब नॉर्मल रूटीन के काम हमें वो चीज़ नहीं दे रहे, कि वो खुशी नहीं दे रहे हैं नॉर्मल ज़िंदगी के काम। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? फिर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग बच सकें कि डोपामिन का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहे, वो भी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो जिसकी वजह से बाकी हार्मोन्स भी हमारे जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं? इसमें देखें, एक तो डिजिटल डिटॉक्स की हम बात करते हैं कि आप इंटेलिजेंटली सोच समझ के कॉन्शियस यूज़ करें डिजिटल, क्योंकि हम इसको मतलब ख़त्म तो नहीं कर सकते ना अपनी ज़िंदगी से, कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, सोशल मीडिया की, फ़ोन यूजेज की, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसका यूजेज कितना होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो जितने भी केमिकल हार्मोन्स हैं ये ख़राब ना हो? देखिए, इसके यूजेज में हम ये कहते हैं कि ब्रेक्स होने चाहिए। सपोज़ कि अगर आपने 1 घंटा यूज़ किया है और आप आधे घंटे का या 15 मिनट का ब्रेक देते हैं, रेस्ट देते हैं अपनी आँखों को, अपने आप को, तो उससे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप दिन में 2 दफ़ा माइंडफुलनेस को कर लें, रिलैक्सेशन कोई टेक्निक्स कर लें, मेडिटेशन कर लें, और 1 दफ़ा अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी एक्सर्शन कर लें, सपोज़ कि आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, ये भी हेल्प करता है कि आपका वो जो डोपामीन की फ्लक्चुएशन है वो आपको उतनी अफेक्ट नहीं करेगी जितनी कि अदरवाइज़। यानी आप अदरवाइज़ आराम से बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका जहन उन चीज़ों में आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रोलिंग को ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि स्क्रोलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। इसलिए कि स्क्रोलिंग जो है ये डोपामीन को इंस्टेंटली अप्स एंड डाउन्स दे रही होती है। एक अच्छी रील आई, एकदम से खुश हो गए,
फिर कोई नेगेटिव आ गई, एकदम से लो हो गए, फिर कोई अच्छी आ गई, फिर स्क्रॉल करने लगे कि मुझे तो अच्छी कोई ढूंढनी है, और ढूंढूं। तो उसके नतीजे में होता है कि डोपामीन बार बार फ्लक्चुएट होके वो फिर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है उसका। फिर उसमें वो जो कहते हैं ना एडिक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कि फिर ये होता है कि सपोज़ मुझे इतने ये वाली वीडियोस देखी और इससे मेरा डोपामीन बढ़ रहा है, तो अब मेरा इनसे नहीं बढ़ेगा, अब मुझे इसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए, कोई इससे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चाहिए, कोई इससे ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, फिर मेरा डोपामीन मुझे बताएगा कि हाँ अब मुझे अच्छा लगा है, अब तुम यही वाली देखो, इसी तरह की देखो। तो फिर वो एडिक्शन इसीलिए कहते हैं कि वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम इस चीज़ को, स्क्रोलिंग को रोक के, उसको मैनेज करके, स्क्रोलिंग को आप अगर करते हैं, सपोज मोबाइल आपने जितना नज़दीक रखा है उतनी उससे भी प्रॉब्लम होगी। आप मोबाइल को फासले पर रखें, मोबाइल के यूजेज को कम करें। लैपटॉप उससे बेहतर है, इसलिए कि लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है और आप उस पर मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। फिर उसमें आ जाता है कि आप, एक टेक्निक मैं बता रही हूँ कि बोर्डम जो है ये डोपामीन के रिसेप्टर्स को हील करता है। अच्छा। बोर्डम का मतलब ये है कि सपोज आप दिन में 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप आराम से बैठ जाएं, सब कुछ बंद कर दें, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है ऑन, कोई आपका स्टिमुलस नहीं है इर्द गिर्द, और आप अपने आप को जैसे बोर कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से उस वक्त पे गुजारें वक्त, उस वक्त पे जहन को भी कुछ ना सोचने दें, जस्ट अपने इर्द गिर्द को फोकस करते रहें। तो इससे फिर आपका जो रिसेप्टर्स हैं हील होते हैं। फोन नहीं रखना पास आपने। हाँ, ये फोन चीज़ भी नहीं ज़रूरी रखना, है। कोई और स्टिमुलेंट्स भी नहीं होने चाहिए। सही है। जैसे कि लोग ना हो, बातें ना कर रहे हों, शोर ना हो रहा, मतलब अपने आप को खामोशी होनी खामोशी चाहिए। से, हाँ बिल्कुल। ओके। इसी तरह से माइंडफुलनेस, जैसे मैंने कहा, ये बहुत फ़ायदा देती है, मेडिटेशंस फ़ायदा देती हैं। तो ये सारा कुछ जब हम करते हैं तो हमारे डोपामीन, हमारा सेरोटोनिन, हर चीज़ के ऊपर अफेक्ट आता है, हर एक बेहतर होता है। इसलिए कि हमारी लाइफ जो है, इससे पहले हम देखें जब से डिजिटल मीडिया और ये सारा कुछ आया, इससे पहले बहुत पुरसुकून लाइफ चल रही थी, बहुत पुरसुकून थी। हाँ जी, हाँ। और इसमें ये होता था कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, मेंटल एक्टिविटी कम थी। तो हमारी बॉडी माइंड इसी चीज़ पे सेट हुआ था कि फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, माइंड की एक्टिविटी उतनी नहीं है। ठीक है, हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बैठे हुए हैं बच्चे, वेट गेन किए जा रहे हैं इसी वजह से कि उनको होता है कि बस इसी से जो एक्साइटमेंट हो रही है ये होती रहे, तो वो अपना जो है वज़न बढ़ रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे भी लेकिन अब क्या करें डॉक्टर तहमीना, मतलब हमारा तो वक्त गुजर गया ना, जब हम इस एरा में नहीं थे, हमारे एरा में ये चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे जब हम बड़े हो रहे थे। अब तो बच्चे पैदा ही मोबाइल फ़ोन्स के साथ हो रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन्स उनके पास हैं, पोइम्स देख रहे हैं, राइम्स देख रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं। अब ऑब्वियसली जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी उतनी ही इन चीज़ों का जो यूजेज है वो भी बढ़ता जाएगा। तो फिर आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं हम? देखिए, पता है, जब बच्चा पैदा होता है और उस वक्त से लेकर जब तक कि वो स्कूल जाता है, और स्कूल में भी तब जब कि वो एक्टिविटीज़ उसको मोबाइल पे करने या उसको असाइनमेंट उस तक की मिलती है, तब तक के लिए अगर आप उसका जो मोबाइल का यूजेज है या ये जो एक्टिविटीज़, इनको बिल्कुल मिनिमल कर दें। यानी सपोज़ आप चाहते हैं कि बच्चे का एक्सपोजर भी हो, तो ओके फ़ाइन, आप दिन में 1 घंटा आधा घंटा उसको वो दें, लेकिन अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ में, इसलिए कि बच्चे जो है ना वो उनको एक्टिविटी चाहिए, उनके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, उनके साथ आप खेल रहे हैं, उनको एंजॉयमेंट फील कर रहे हैं। हाँ, तो वालिदैन क्या करते हैं, मोस्टली अपने कामों में बिजी हैं, तो बच्चे को कहते हैं तुम इसमें बिजी हो जाओ। और बिजी कैसे हो रहे हैं कि वो उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उनको जो मिल रहा है वो वही ले रहे हैं ना। तो अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि जो हमारे आगे जो बच्चे आ रहे हैं वो इन चीज़ों को उनको बचाएं हम इन चीज़ों से, तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरफ जाएंगे, जब बड़े होंगे, तो वो उतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि अब आप देखो स्कूल्स कॉलेजेस में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब वो गेम्स का एक पीरियड भी बड़ी मुश्किल से दे रहे होते हैं, हफ्ते में एक हो रहा होता है
कई दफ़ा। तो पहले हुआ करता था जी, फंक्शंस भी हो रहे हैं या फिर इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी, गालाज भी हो रहे हैं, अब वो तो बहुत ही कम हो गए। लास्टली ये बता दें कि अगर जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हुए हैं सोशल मीडिया से या उससे डोपामिन जो रिलीज़ हो रहा है उससे हो गए हुए हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी चेंजेस लेकर आएँ, आहिस्ता आहिस्ता से ही इसको कम किया जा सकता है ना इस आदत को। तो वो डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चेंजेस लेकर आए जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए उनका? देखिए, डेली लाइफ में जो चेंजेस लानी है तो अपनी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन सेट करें। ठीक है। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप 10-15 मिनट के लिए फोकस्ड होते हैं कि मैंने इस वक्त पे अपने आप को रिलैक्सेशन देनी है, अपने जहन को रिलैक्सेशन देनी है, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देनी है, पॉजिटिव थिंकिंग को इनिशिएट करना है। यानी मॉर्निंग में उठ के आप कहते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट समथिंग पॉजिटिव, अब मैं अपने जहन को पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा लगाऊंगी और फिर उसके साथ रिलैक्सेशन वगैरह की। इसी तरह से रात को सोते वक्त हम क्या होता है, हम अगले दिन के लिए सोच रहे होते हैं, अच्छा कल ये करना है, कल वो करना है, या आज सारे दिन में ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। रात को सोते वक्त आपकी नींद तभी बेहतर होगी जब आप बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलैक्सिंग सोच रहे होंगे। तो अपने आप को टॉपिक दें सोचने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने की तरफ पुश करें। आपकी नींद बेहतर होगी तो भी आपके ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतर होते हैं। अपनी डाइट को अच्छा करें, आपकी डाइट अच्छी होगी तो उससे भी आपके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतर हो जाएंगे। बट हमारा उल्टा हो रहा होता है ना, हम रात को भी मोबाइल के साथ सो रहे होते हैं और जब सुबह उठते हैं तो तब भी हम कहते हैं कि सबसे पहले आंखें नहीं खुलती, हमारा हाथ जो है मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रहा होता है। तो ये सूरत हाल है, हम पता नहीं सोते कैसे हैं मोबाइल के बगैर। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है बड़ों के लिए भी और इवन दो के बच्चों के लिए भी, कि हम इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हुए हैं सोशल मीडिया से, अपने मोबाइल फ़ोन से, जिसकी वजह से हमारी जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, केमिकल जो है, हार्मोन्स हैं, उनमें चेंजेस आती जा रही हैं। तो डॉक्टर तहमीना यासिर हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर तहमीना, थैंक यू सो मच, आप आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। साल 2025 पंजाब के तालीमी शोबे के लिए उम्मीद और तशवीश का एक मिला जुला सा साल साबित हुआ है। हुकूमती बयानात में इस्लाहात और सहूलतों के बुलंद दावे तो किए गए, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ उन दावों की मुकम्मल तायीद ना कर सके। लाहौर जैसे बड़े शहर में एक भी नया सरकारी स्कूल तामीर ना हो सका और सूबे भर में जो मुस्तकिल असातिज़ा हैं उनकी भर्ती का अमल भी रुक जाना एक संजीदा सवालिया निशान है। इसके बरक्स हज़ारों सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के फ़ैसले ने असातिज़ा तंजीमों में और वालिदैन में बेचैनी पैदा की, क्योंकि इससे सरकारी निज़ाम तालीम के मुस्तकबिल पर ख़दशात बढ़ गए हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स पर बुनियादी सहूलतों की कमी के दौर के उनको दूर करने के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस करना एक मुस्बत कदम तो है, लेकिन क्या ये रकम स्कूल्स के वसाइल को और मसाइल को वाकई हल करने के लिए खर्च होंगी? इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में ख़ास तौर पर ये जो साल 2025 रहा है तालीमी शोबे के लिए कैसा रहा है, कौन कौन सी इस्लाहात लेकर आई गई हैं और अच्छा रहा है, बुरा रहा है, और 2026 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर बात कर लेते हैं। आतिफ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, साल 2025 पंजाब के तालीमी निज़ाम या तालीमी शोबे के हवाले से कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा? देखिए, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल तौर पे बुरा रहा और मुकम्मल तौर पे अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम स्कूलों से शुरू कर लेते हैं तो स्कूलों के लाहौर की बात कर लें, 2011 के बाद कोई एक नया स्कूल जो है वो लाहौर में बना ही नहीं है। तो 2025 भी इसी सिलसिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बने हुए थे वो उनको बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया या जो उनको आउटसोर्स कर दिया गया। फिर इसी तरीके से स्कूलों में टीचर्स की नई भर्ती वो इस साल भी मुस्तकिल टीचर्स की नहीं हो सकी। STI जो है, जिनको स्कूल टीचर इंटर्न्स कहा जाता है, कि वो उनकी भर्ती की गई है कुछ 24 से 25 हज़ार, और 12 हज़ार जो अभी भी 24 हज़ार में से
पाइपलाइन है, उनका तरीकाकार हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था कि उसमें वो टेक्निकल ग्लिचेस हैं और जो प्रोसेस ऐसा है कि उसमें मसाइल का शिकार है। फिर सहूलियात की बात कर ली जाए तो जो 2008 में कंप्यूटर लैब्स बनी थी वो अब तक अपग्रेड नहीं हो सकी, तो अब ये कहा जा रहा है कि 4000 नई स्टेम लैब्स जो हैं वो बनाने जा रहे हैं। तो वो उस तरीके से लैब्स जो वो लैब्स भी हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल में थे। अब जो मिडिल स्कूलों में भी कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए, वो अभी सिलसिला वहाँ तक नहीं पहुँचा। आगे वॉशरूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, फर्नीचर की बात कर ली जाए तो वो भी उस तरीके से मुकम्मल इस साल में नहीं हुआ। ताहम महकमा स्कूल एजुकेशन को पहली दफ़ा 40 अरब रुपए इस मद में मिल रहे हैं कि जिसमें 35,000 नए क्लासरूम्स बनने जा रहे हैं। स्कूलों में जो फर्नीचर की कमी है, फिर इसके साथ साथ जो वॉशरूम्स बनने हैं, वो सारा कुछ इस 40 अरब से बनना है। लेकिन 6 महीने जो इस माली साल के गुजर चुके अभी वो मुकम्मल नहीं मिल सके, कि वो चीजें मुकम्मल ही नहीं हुई है। 40 अरब रुपए कहाँ पर लगे हैं ये अभी पता नहीं चला, ये भी पूरे फंड जारी नहीं हुए। फिर उसके साथ साथ आगे बात कर लीजिए असातिज़ा के मसाइल की, तो उनकी प्रमोशंस उस तरीके से नहीं हो सकी। फिर प्रमोशंस के साथ साथ 14,000 के करीब जो टीचर्स जिनकी मुस्तकली होनी थी, जिसको नून लीग नहीं भर्ती किया था और पीटीआई के दौर में भी नहीं हुआ था, और कहा जा रहा था कि इस सिलेक्शन से पहले इन्होंने दावा भी किया था और वादे किए थे कि इनको मुस्तकिल कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुई जा रही। तो 40 अरब रुपए रखे गए थे, वो कुछ बेहतर था। आगे बात कर लीजिए, नए स्कूल्स उस तरीके से बने नहीं। 10,500 स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि स्कूल नए बनने की बजाय जो नहीं चल रहे थे उनको आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने कहा हमारे सर से ही जो है ना वो बोझ खत्म होगा कि हम जो है ना अच्छे तरीके से निज़ाम चला नहीं पा रहे। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी हुई हैं जिनको बेहतर होना चाहिए था। रेशो ज़्यादा क्या है भला? रेशो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि 30 जो अच्छी चीज़ें हुई है, 70 अभी भी सही होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें बेहतर होने में और जिस तरीके से कई सालों का जो बैगेज है जो जिसको ठीक होना है, और वक्त के साथ साथ जैसे आबादी बढ़ी है जिस रफ्तार से, तो उस रफ्तार से वसाइल जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन को नहीं दिए जा रहे। साथ ये कोई अब जदीद तालीम की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो मैट्रिक टेक का आगाज़ इसी साल में हुआ। फिर उसके साथ साथ जो लोग बच्चों को और टीचर्स को गूगल सर्टिफिकेशन जो है वो करवाएगी। 2 लाख के करीब जो बच्चे और टीचर्स को ये गूगल सर्टिफिकेशन करवाई गई है। मैट्रिक टेक का आगाज़ हुआ, पहली दफ़ा के बच्चे हम देख रहे थे कि प्राइमरी के बाद और आउट जो उनका ड्रॉप आउट बढ़ जाता था, तो अब ये महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि बच्चों को शुरू से ही टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, ताकि अगर वो स्कूल छोड़ भी जाते हैं तो उनके पास स्किल हो। अभी साथ साथ ये भी देखें कि 1 करोड़ बच्चा पंजाब में स्कूलों से बाहर है। तो वो अब ये दावा वज़ीर तालीम की जानिब से किया गया है कि 14 लाख उनमें से हम स्कूलों में ले आए हैं, लेकिन इसको आज़ाद जो है इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि डाटा सारा महकमा स्कूल एजुकेशन नहीं दिखाया है और उसको भी वेरीफाई होना है। क्योंकि माजी में भी इस तरह के दावे किए गए, लेकिन जब उनको आगे जाके देखा तो फेक इनरोलमेंट भी थी, फेक इनरोलमेंट थी। तो ये स्कूलों के हालात हैं। तो असातिज़ा की प्रमोशन मुस्तकली जो है वो इस साल भी उस तरीके से नहीं हो सकी। दूसरी तरफ अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ली जाए तो अभी भी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वाइस चांसलर्स की तैनाती होना बाकी है। माली मसाइल जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के बरकरार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को देख ले तो उसका भी माली खसारा को 1 अरब से 1 से 1.5 अरब का है, इसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लें जिनको माली जो है ज़रूरत है, फिर एक हुकूमत की जानिब से मॉडल यूनिवर्सिटी का मंसूबा जो है वो लाया गया है, जिसमें यूईटी को शामिल किया गया है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को मॉडल यूनिवर्सिटी के तौर पर मॉडल लॉन्च किया गया है कि इनसे पूछा गया है कि आप हमें वे फॉरवर्ड दें, प्लान दें। हुकूमत जो है वो फ़ंड फराहम करेगी और इनको सूबे बल्कि मुल्क की बेहतरीन जामियात में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जामियात के हवाले से भी है। फिर दूसरी तरफ जामियात में दाखिले इस साल जो सरकारी हैं वो कम हुए हैं, ठीक है, पिछले सालों की निस्बत। अगर हम रेशो को देखें जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है तो वो कम है। फिर तलबा की या नौजवानों की हायर एजुकेशन तक रसाई जो है वो अभी भी कम है। पंजाब में अगर ये पाकिस्तान की ओवरऑल बात कर ली जाए तो 8 से 9% नौजवान ही
हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, जबकि इंडिया बांग्लादेश में ये कोई 27-28% तक रेशो ज़्यादा है। तो ये भी जो है इस साल उस तरीके से इकदाम नहीं कर सके कि जो हायर एजुकेशन को भी वो यही है ना कि जो पहले वाले माइलस्टोन है वो पूरे होंगे तभी बच्चे जो फिर हायर एजुकेशन की तक जाएंगे ना, हमारी रेशो बढ़ेगी, वो स्कूल से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फिर वो एंड वाला माइलस्टोन अचीव कर सकेंगे ना। पहले ही उनको सहूलियात नहीं मिलती हैं, जो अब बाहर कितने बच्चे हैं, 1 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है वो बाहर है स्कूल से, तो उनको जब चीज़ें ही नहीं मिल रही होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर नहीं होगा, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल ही नहीं होंगी, तो फिर बच्चे कैसे आगे तक जाएंगे। तो ये जो 40 अरब रुपए रखे गए हैं, एक खतीर रकम है जो रखी गई है तरक्याती फंड्स के लिए, ये किन किन इलाकों में किन किन स्कूलों पर खर्च हुए हैं और इनकी कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी है कि किस तरह मॉनिटर किया जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंसी इसमें है कि कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं और सही में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कोई करप्शन का एलिमेंट तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, इसमें भी पहली दफ़ा एक नया मॉडल महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो लगाया है। पहले जो सरकारी महकमा है CNW वो ये तामीरात का सारा काम करता था, लेकिन उसमें जो एक कमरा 20 से 25 लाख रुपए में बनता था, एक कमरा, वो अब इन्होंने स्कूल काउंसिल का एक नया निज़ाम लेके आया है कि हर स्कूल में एक स्कूल काउंसिल होगी, उसको ये फंड्स दिए जाएंगे, क्योंकि वो टैक्स वगैरह उस तरह से जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता था, फिर दूसरे और मामला जो ठेकेदार को रिश्वत वगैरह का था, उस एलिमेंट को कम करने के लिए स्कूल काउंसिल को डायरेक्ट दिया जाएगा। वो प्राइवेट शोबे से वहाँ से कोई मज़दूर मिस्त्री वगैरह लेकर मटेरियल लेकर ख़ुद ही तैयार कर लेंगे। तो ये कम से कम कोई कह रहे हैं कि 12 से 13 लाख रुपए में एक कमरा जो स्कूल काउंसिल बनवाएगी, वो बनता था वो जो 24 से 25 लाख में। तो ये जो है इस दफ़ा कुछ बेहतर इसमें पॉलिसी लाई गई है, तो इसको भी थोड़ा पहले CNW और महकमा स्कूल एजुकेशन में इस हवाले से खींचातानी चलती रही। वो कहते नहीं हम बनाएंगे, महकमा स्कूल एजुकेशन ने कहा नहीं, ये स्कूल काउंसिल खुद के ज़रिए से ही बनाए जाएंगे, तो अब ताकि जो करप्शन का एलिमेंट है वो कम से कम हो सके। ठीक है जी, साल 2025 पंजाब के तालीमी शोबे के हवाले से कैसा रहा उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।